नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक नया सफर। अपने घर के हर कोने को निहारते हुए सुधा की आंखें आज आंसुओं से सराबोर थी। 52 वर्ष की उम्र में जब जीवन का आधे से ज्यादा सफर तय हो चुका था, वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही थी। दिल में तूफान मचा हुआ था। 27 साल पहले जब वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब ख्वाब में भी यह नहीं सोचा था कि कभी यह कदम उठाने की नौबत आ जाएगी जो वह आज उठाने जा रही थी। सुधा की आंखों के सामने उसका अतीत किसी चलचित्र की तरह घूमने लगा। उसे याद आने लगा 27 साल पहले का वह दिन, जब सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी उसकी कोमल काया उसे किसी राजा की रानी होने का आभास करा रही थी। उसके गोरे गोरे हाथों में मेहंदी का लाल रंग कितना खिला था। नई साड़ी में वह सजी धजी अपने सौभाग्य को सराहते हुए आईने में स्वयं को निहार रही थी। अचानक उसे बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाजें आने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई बर्तनों को जानबूझकर पटक रहा हो। महारानी अभी तक सो रही है। घर में बहू बनकर आए आज दूसरा दिन है, पर कुछ जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है। काम काज चूल्हा चौका क्या अब भी हम करेंगे? बहू आई है तो अब घर की जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती है? सुधा जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर डाल कमरे से बाहर आई। बाहर का दृश्य ऐसा जैसे वह कोई मुजरिम हो। सास और ननद की तीखी नजरों का सामना करते हुए वह अपराध बोध से ग्रसित हुई जा रही थी। सास ममता देवी ने उसे कड़क आवाज देकर बुलाया और तीखे कर्कश स्वरों में अपना फरमान सुनाया। आज से तुम रसोई संभालोगी। ये घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ना चेहरे पर कोई मुस्कान, ना कोई प्यार भरी बातें। सुधा का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर मुस्कुराने की कोशिश की। सुधीर के साथ जब उसका रिश्ता तय हुआ तो उसकी आंखों में उसी की तस्वीर बस गई। सुधीर की सौम्य मुस्कान और शांत स्वभाव ने उसके दिल को छू लिया था। माता पिता ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह किया था। सुधा ने सोचा था कि नई बहू के आने की खुशी में ससुराल वाले रस्में करेंगे, उससे शगुन के तौर पर कोई मीठा पकवान बनवाएंगे, जैसा कि उसने अपने आस पड़ोस में देखा हुआ था। लेकिन यहाँ सब उल्टा था। उस दिन से सुधा को रसोई में खड़ा कर दिया गया था। सास ने सख्त लहजे में उसकी सारी ड्यूटी उसे बता दी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक घर का एक एक काम अब उसे ही करना था। सुधा ने कभी अकेले इतना काम नहीं संभाला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह की चाय बनाकर जब वह सास के सामने गई तो सास ने पहली चुस्की लेते ही तंज कस दिया। ये क्या बनाया है? चाय ऐसी होती है क्या? कोई नौकरानी भी इससे बेहतर चाय बनाती है। माँ जी, अगर पसंद नहीं आई तो मैं दोबारा चाय बना देती हूँ, सुधा ने घबराई आवाज में कहा और फीकी सी मुस्कान देने की कोशिश की। लेकिन तभी सास की ऊंची आवाज सुनकर उसके हाथ पैर कांप उठे। नहीं पीनी मुझे अब चाय। मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाय बनाना भी नहीं सिखाया। कहते हुए चाय का कप उठाकर जमीन पर दे मारा। सास का ऐसा व्यवहार नई नवेली बहू सुधा की आत्मा को छलनी कर गया था। सास ममता देवी एक सख्त मिजाज औरत थी, जिनके लिए बहू का मतलब था घर के काम करने वाली मशीन, जो बिना शिकायत बिना थके एक के बाद एक सारे काम करती जाए, जिसे गलती करने का हुक्म नहीं था। कभी कोई गलती कर भी बैठती तो सास रख रख कर ताने मारती। हमारे तो भाग ही फूट गए, जो ऐसी नालायक बहू माथे मरती हमारे। पढ़ी लिखी होते हुए भी कुछ नहीं आता। मेरे सुधीर ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इसे चुनकर। ऐसे ऐसे अनेकों व्यंग्य बाण हर रोज सुधा के दिल को चीर जाते। ननद रेखा, जो सुधा से उम्र में छोटी थी, उसने भी कहाँ कोई कसर छोड़ी थी। वह सुधा की हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपनी माँ के सामने पेश करती और लगभग हर रोज ही कोई ना कोई तमाशा होता। एक दिन पड़ोसन घर पर आई और बातचीत करते हुए कहने लगी, अच्छा है ममता, बेटे की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी पूरी कर ली तुमने। अब बेटी की शादी कब कर रही हो? अब तो बहू रानी भी आ गई है, घर खाली नहीं लगेगा बेटी की विदाई के बाद। हाँ हाँ आंटी जी,
अच्छा रिश्ता मिलेगा तो देर थोड़ी ना करेंगे। रेखा की भी अब शादी लायक उम्र है। मुस्कुराते हुए सुधा बोल उठी। लेकिन रेखा ये बात सुनकर आग बबूला हो उठी। ममता जी को भी ये बात नागवार गुजरी। बस फिर क्या था, दोनों माँ बेटी ने इस बात का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि सुधा को उसी पड़ोसन के सामने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी औकात में रहो बहू। मेरी बेटी की शादी कब होगी और कब नहीं, ये देखने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम होती कौन हो मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले लेने वाली? सुधा की आंखें छलक आई, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ससुराल वालों की नजरों में तो वो एक नौकरानी थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब सुधीर, जिसे सुधा ने अपने सपनों का आधार बनाया था, उसने भी किसी मामले में उसका साथ नहीं दिया। शादी के बाद शुरुआती दिनों में तो उसने पत्नी के साथ सही बर्ताव किया, लेकिन धीरे धीरे वह माँ और बहन की बातों में आ गया। सुधा को तो उसने इंसान समझना ही छोड़ दिया। हर बात में आदेश, हर लहजे में हुक्म। वह जब उससे कुछ कहता तो सुधा जैसे कांप जाती। उसकी आंखों में प्रेम नहीं, अधिकार था, और वह अधिकार भी ऐसा जिसमें सम्मान की कोई जगह नहीं थी। शादी के कुछ ही दिन बीते थे जब सुधा ने रात का खाना बनाकर सुधीर को परोसा, तो उसने एक निवाला खाते ही प्लेट सरका दी। इतना नमक डालने की क्या जरूरत थी? खाना बनाने की भी अक्ल नहीं है तुम्हें? थकी हारी सुधा कहाँ सोच रही थी कि पति घर आएगा तो बैठकर उससे दो बातें करूंगी। कहाँ वो आते ही उस पर बरस पड़ा। माफ कीजिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, सुधा कांपती आवाज में बोली। फिर सुधीर ने ठंडे लहजे में कहा, अगली बार ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि सुधा का दिल तेज रफ्तार धड़कने लगा। सुधीर का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। होता भी क्यों ना, रात को घर लौटते ही सबसे पहले वो माँ के कमरे में जाता था, जहाँ उसकी माँ और बहन उसे सुधा के खिलाफ भड़काने की पूरी तैयारी करके बैठी होती थी, और सुधा की छोटी छोटी गलतियों को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर सुधीर के सामने पेश करती थी कि वह पूरी तरह से अपने आपे से बाहर हो जाता। सुधा यह बात जानती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने पति से इस बारे में बात करेगी, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, सुधीर ने उसे डांटते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी माँ और बहन गलत है? माँ जो कहती है वो ठीक कहती है। तुम अपनी गलतियां सुधारो। अपनी माँ और बहन के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। सुधीर की आवाज इतनी ऊंची थी कि कमरे से बाहर तक जा रही थी। पति का ऐसा व्यवहार देखकर सुधा हैरान रह गई और घबरा कर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। रात भर तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोई। अब तो ससुराल में सुधा का हर दिन एक इम्तिहान बनता जा रहा था। वक्त बीतने लगा और सुधा का मन धीरे धीरे टूटता गया। वह हंसती खेलती लड़की जो कभी अपने सपनों की दुनिया में मस्त रहा करती थी, अब एक खामोश सहमी हुई औरत बन चुकी थी। सुबह से रात तक घर के काम, सास की फरमाइशें, सास और ननद द्वारा की गई चुगलियां और पति की उदासीनता, ये सब उसके नाजुक मन को तोड़ते गए। एक बार जब वह बीमार पड़ी तो उठकर काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। शरीर बुखार से तप रहा था, आंखें बोझिल थी। सुधा पलंग पर लेटी थी, लेकिन तभी सास कमरे में आई। चेहरा तिरछा किए और फटी आंखों से उसे देखा, जैसे सुधा ने कोई अपराध कर दिया हो। क्या हुआ बहू, किस खुशी में आराम फरमा रही हो? वो माँ जी, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार से बदन टूट रहा है, सुधा बोली। अरे थोड़ा बुखार ही तो है, हम लोग तो तेज बुखार में भी घर का काम किया करते थे, पूरा घर संभाल लेते थे। ये आजकल की लड़कियां तो बस बहाने बनाने में माहिर हैं। सुधा कुछ बोलना चाहती थी, पर गले से आवाज नहीं निकली। उसी वक्त सुधीर कमरे में दाखिल हुआ। एक नजर सुधा पर डाली, फिर बिना कुछ कहे मोबाइल स्क्रीन पर नजर गड़ा दी। बदन टूट रहा है,
बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। बुखार की दवा से भी आराम नहीं मिल रहा। डॉक्टर के पास ले चलोगे क्या? सुधा ने खुद से ही अपना हाल बताते हुए सुधीर से पूछा। टाइम नहीं है, ऑफिस लेट हो रहा हूँ और वैसे भी मामूली बुखार है। सारा काम करने के बाद आराम कर लेना। फिलहाल मेरे लिए नाश्ता बनाओ। माँ भी कब से नाश्ते का इंतजार कर रही हैं। कहते हुए वह नहाने चला गया। सुधा के दिल में बची खुची जो उम्मीदें थी वह भी टूटकर बिखर गई। कपकपाते हुए वो उठी और रसोई में जाकर रोटियां पकाने लगी। सिर घूम रहा था पर काम तो करना ही था। आंसू खामोशी से गालों पर बहते रहे। उस दिन के बाद सुधा ने शिकायत करना छोड़ दिया। चुपचाप सब करती, झाड़ू पोछा रसोई कपड़े, वह बस चलती जा रही थी एक मशीन की तरह। कभी कभी जब वह थककर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती, सांस आवाज देने लगती और कोई न कोई काम उसे बता देती। कभी सुधा माँ से फोन पर बात करने लगती तो सब उसे ऐसी निगाह से देखते जैसे वो कोई गुनाह कर रही हो। उसका अपना घर था लेकिन उसमें उसके लिए कोई कोना भी निजी नहीं था। एक दिन जब सास ननद और सुधीर बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, सुधा अकेली थी। उसने अपनी माँ को फोन लगा दिया। गला भर आया था उसका। माँ, मैं थक गई हूँ। यहाँ कोई मुझे समझता नहीं है। मेरा अपना पति भी मेरी नहीं सुनता। फोन के उस पार माँ कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, शादी आसान नहीं होती, लेकिन एक चीज है जो पति पत्नी को जोड़ती है और वो है बच्चा। जब तू माँ बनेगी ना सब बदल जाएगा। सुधीर का मन भी बदलेगा और सास ननद भी तेरी कदर जानेंगी। माँ की बातों में दर्द भी था और उम्मीद भी। सुधा ने भी सोचा शायद माँ ठीक कह रही है, बच्चा होगा तो सब बदल जाएगा। शादी के 2 साल बाद सुधा की गोद में उसका बेटा आ गया। गोपाल की मासूम मुस्कान उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। उसका नन्हा सा बेटा जिसके छोटे छोटे हाथ और दूध सी त्वचा को देखकर सुधा के मन में ढेर सारा प्यार उमड़ आता। उसके लिए एक नई उम्मीद बनकर आया था। सुधा को इंतजार था वो दृश्य देखने का जब उसका पति उसकी कोख से जन्मे बच्चे को अपने सीने से लगाए और उसका दिल मातृत्व के गौरव से भर उठे। लेकिन सुधीर ने कभी अपने बच्चे से प्यार नहीं जताया। रात को जब गोपाल रोता, सुधीर गुस्से से चिल्ला उठता, तुम इसे चुप क्यों नहीं कराती? मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। सुधा चुपचाप बच्चे को गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश करती। कभी कभी तो सारी सारी रात जागती। लेकिन सुधीर के लिए सुधा और गोपाल जैसे कोई मायने ही नहीं रखते थे। इधर उसकी सास ममता देवी गोपाल के रोने पर झुंझलाकर बोलती, बच्चा चाहे रोता रहे लेकिन ये महारानी आराम फरमाती रहेगी। ठीक से बच्चा भी नहीं संभाला जाता इससे। सुधा जवाब देना चाहती थी कि वह दिन रात बच्चे की देखभाल और घर के कामों में जुटी रहती हैं। क्या बच्चे की दादी और बुआ का कोई फर्ज नहीं बनता? लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटकर रह जाती। शादी के 2 साल बीत चुके थे लेकिन सुधीर ने कभी उसे एक पैसा भी खर्च करने के लिए नहीं दिया। वह जो कमाता उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता और बाकी अपनी माँ को सौंप देता। जब सुधा को कुछ खरीदने की जरूरत पड़ती तो सुधीर ठंडे लहजे में कहता, माँ से मांग लो। सुधा को अपनी सास के सामने हाथ फैलाना अपमानजनक लगता था लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। ममता देवी पैसे देने से पहले 100 सवाल करती, इतने पैसे क्यों चाहिए? क्या खरीदने वाली हो? सुधा को लगता जैसे वह कोई भिखारी हो। धीरे धीरे उसने पैसे मांगना ही छोड़ दिया। गोपाल के लिए जरूरी चीजें और कपड़े सुधा के मायके की तरफ से ही आ गए थे। लेकिन वह चाहती थी कि सुधीर प्यार से अपने बेटे के लिए कुछ खरीद कर लाए। लेकिन सुधीर था जो आज तक अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना तक नहीं लाया था। एक दिन जब गोपाल बीमार हुआ तो सुधा घबराई हुई थी। बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। सुधीर ने पहले ही समय नहीं है बोलकर जाने से मना कर दिया था। लेकिन सुधा के पास एक भी पैसा नहीं था। उसने हिम्मत करके सुधीर से कहा, गोपाल को डॉक्टर के पास मैं ले जाती हूँ, बस दवाई के लिए कुछ पैसे दे दो। सुधीर मोबाइल से नजर हटाए बिना बोला, माँ से ले लो ना, घर का सारा खर्च वही तो देखती है।
खर्च के लिए कुछ पैसे आप मुझे भी तो दे सकते हैं ना। कब तक मैं माँ जी से पैसे मांगती रहूं? सुधा ने कहा। बहस मत करो, जो कहा है वही करो। सुधा का गला भर आया। वो उठी, गोपाल को संभाला और झिझकते हुए सास के पास पहुंची। लेकिन सास ने ताना मारते हुए कहा, पहले तो बच्चे का ध्यान नहीं रखा, अब जब वो बीमार पड़ गया तो दवाई के लिए पैसे चाहिए। पहले हिसाब दो, पिछले पैसे का क्या किया? 1 सप्ताह पहले ही तुम मुझसे 100 रुपए लेकर गई थी। पर वो तो सिर्फ 100 रुपए थे माँ जी, इतनी महंगाई है। अच्छा, 100 रुपए कम होते हैं क्या? कहते हुए सास ने अपनी अलमारी से 100 का एक नोट निकाला और सुधा को देते हुए कहा, अब और पैसे नहीं मिलेंगे, इसी में काम चलाओ। सुधा का गला रूंध गया। वो चुपचाप वापस आ गई। पेट के दर्द और बुखार से बेहाल हो रहा था गोपाल। उसे गोद में लिए सुधा भी बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। ममता देवी ने 100 रुपए का नोट थमाकर उसका अपमान ही किया था, लेकिन सुधा चुपचाप बैठने वाली नहीं थी। गोपाल की सांसें तेजी से चल रही थी और एक माँ के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था। कमरे में आकर उसने अलमारी खोली और उस छोटे से लॉकर को टटोला। उसमें से एक सोने की अंगूठी निकाली जो उसकी शादी में उसकी माँ ने दी थी। इतने में गोपाल फिर से रोने लगा। ना बेटा, रो मत, तू जल्दी ठीक हो जाएगा, उसने गोपाल के माथे को चूमते हुए कहा और उसे गोद में उठाकर घर से निकल पड़ी। सुधा तेज कदमों से सुनार की दुकान की ओर बढ़ी। रास्ते में धूप बच्चे को और ज्यादा बेचैन कर रही थी। सुनार ने अंगूठी को परखा और बोला, 5,000 रुपए मिलेंगे। सुधा एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन गोपाल की हालत ने उसे फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। पैसे लेकर वह सीधे डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने गोपाल का चेकअप किया, कुछ टेस्ट करवाए। शाम के समय दवा लेकर वो घर लौटी। रात भर वह गोपाल के पास बैठी रही, उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती रही। सुबह होते होते गोपाल का बुखार कम हुआ और उसकी मुस्कान ने सुधा के दिल को सुकून दिया। वक्त बीतता गया और गोपाल 1 साल का हो गया। अब ननंद रेखा की शादी की तैयारियां चल रही थी। ममता देवी ने अपनी बेटी के लिए कोई कसर न छोड़ी। महंगे गहने, शानदार कपड़े और शादी का हर खर्च। सुधा को यह देखकर दुख होता कि जिस घर में उसके बेटे की दवाई के 500 रुपए भी भारी पड़ते थे, वहां रेखा की शादी पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे। रेखा की शादी की तैयारियों ने घर को रौनक से भर दिया था। सुधा भी चुपचाप अपने कर्तव्यों को निभाती जा रही थी। रेखा की शादी का दिन करीब आया और घर मेहमानों से भर गया। हर तरफ हंसी ठिठोली और उत्साह का माहौल था। हॉल में मेहमान बैठे बातें कर रहे थे और ममता देवी उनके बीच अपनी बेटी रेखा की तारीफों के पुल बांध रही थी। क्या बताऊं, मेरी रेखा हर काम में कुशल है। खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई, घर संभालना, सब में अव्वल। जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। साथ बैठी मामी जी ने हामी भरी। हाँ भाई, हमारी रेखा तो हीरा है, हीरा, घर की रौनक है। उनकी आवाज में गर्व था और मेहमान मुस्कुराकर तारीफ में सिर हिला रहे थे। सुधा उस वक्त चाय की ट्रे लिए मेहमानों के पास ले जा रही थी। गोपाल को उसने पास ही झूले पर सुलाया था ताकि वह काम के साथ साथ उसकी नजर रख सके। तभी घर का फोन बजा। सुधा ने फोन उठाया तो मम्मी की आवाज सुनकर उसका मन हल्का हुआ। कितने दिन हो गए थे माँ से बात किए। वह ट्रे रख कर बैठी ही थी कि ममता देवी की नजर उस पर पड़ गई। किसका फोन है? उनकी आवाज में सख्ती थी। मम्मी का है माँ जी, सुधा ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन इतना सुनते ही ममता देवी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने मेहमानों की ओर मुखातिब होकर तंज कसना शुरू कर दिया। आजकल की बहुएं अपनी जिम्मेदारी कहाँ समझती हैं? न जाने कैसे लोग हैं इसके मायके वाले, कुछ सोचते ही नहीं। बेटी ससुराल में है, शादी का माहौल है, काम का बोझ है, लेकिन नहीं, इन्हें तो फोन पर बात करनी है। मैंने तो अपनी रेखा से साफ कह दिया है, ससुराल में जाकर मुझसे तभी बात करना
जब सारा काम निपटा लो। ऐसा ना हो कि दिन भर फोन से चिपकी रहो और घर का काम धरे का धरा रह जाए। आखिर ससुराल तो बहू को देखना होता है। हॉल में बैठी एक रिश्तेदार शांति मासी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। और नहीं तो क्या, सारा दिन मायके वालों से बात करना भी कोई अच्छी बात है। आजकल तो मायके वाले बेटी के ससुराल में दखल देने को तैयार रहते हैं। उनकी बात सुनकर बाकी मेहमान भी हंसने लगे। सबके बीच सुधा एक मजाक बनकर रह गई। सुधा की आंखें भर आई। उसने फोन पर धीरे से कहा, मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दूसरी ओर से उसकी माँ की प्यार भरी आवाज आई, ठीक है बेटी, जब तुझे टाइम मिले तब फोन कर देना। बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए। सुधा उठी और फिर रसोई की ओर बढ़ गई। रेखा की शादी जैसे तैसे निपट गई और सुधा ने राहत की सांस ली। कम से कम अब उसकी चुगलियों में ममता देवी की जोड़ीदार तो घर से चली गई थी। लेकिन ममता देवी कहाँ रुकने वाली थी। उनकी जीभ की धार सुधा के लिए पहले की तरह ही तेज थी। बस अब उसका निशाना बदल गया था। शादी के एक हफ्ते बाद सुधा ममता देवी के कमरे के पास से गुजर रही थी। वह गोपाल के लिए गुनगुना पानी लेने जा रही थी। जब उसे सास की ऊंची आवाज सुनाई दी। ममता देवी फोन पर रेखा से बात कर रही थी और उनकी बातों में वही चुगली थी। बस फर्क इतना था कि पहले माँ बेटी मिलकर सुधा को कोसती थी और अब रेखा की सास और जेठानी निशाने पर थी। हैं, ये क्या बात हुई रेखा? ममता देवी की आवाज में गुस्सा था। अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ तेरी शादी को और उन्होंने तुझे चूल्हे चौके में झोंक दिया। हाय मेरी फूल सी बच्ची, अभी तो तेरा घूमने फिरने का वक्त था। मेहंदी भी हाथों से नहीं उतरी और काम पर लगा दिया। कितने जालिम हैं लोग तेरे ससुराल वाले। सुधा के कदम छिटक गए। उसके चेहरे पर एक कड़वी आक्रोश भरी मुस्कान उभरी। मन ही मन वह बुदबुदाई, कितने दोहरे मापदंड हैं इनके। मुझे तो शादी के दूसरे दिन रसोई में खड़ा कर दिया था। क्या मैं फूल सी कोमल नहीं थी? उसे रेखा की शादी का समय याद आया कि कैसे सासू माँ ने मेहमानों के सामने बड़े गर्व से कहा था कि वह अपनी बेटी के ससुराल में दखल नहीं देंगी और रेखा को भी ससुराल में काम पहले करने की सलाह ही दी थी। लेकिन अब वही ममता देवी दिन भर फोन पर रेखा से बात करती, कभी सुधा की चुगलियां करती तो कभी रेखा के ससुराल वालों की। शादी के बाद भी रेखा मायके आकर कई दिन तक रह जाती। हर बार वह अपनी सास और जेठानी की शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठती और ममता देवी उसमें मसाला डालती। लेकिन सुधा को बोलने का हक न पहले था न अब। वह चुपचाप अपने काम में लगी रहती क्योंकि उसका एकमात्र मकसद था अपने बेटे गोपाल को एक बेहतर जिंदगी देना। गोपाल अब बड़ा हो रहा था। सुधा चाहती थी कि गोपाल को अच्छी शिक्षा मिले, वह एक काबिल इंसान बने। एक शाम जब सुधीर और ममता देवी हॉल में बैठे थे, सुधा ने गोपाल को स्कूल भेजने की बात छेड़ी। अभी पूरे 3 महीने पड़े हैं नया सेशन शुरू होने में, अभी से स्कूल की बात लेकर बैठ गई तुम। वो, मैं गोपाल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहती हूँ। कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन के लिए 3 महीने पहले फॉर्म भरना पड़ता है। आप वहां जाकर फॉर्म ले आते तो। ममता देवी ने तुरंत भौहें चढ़ाई। क्या? इतने छोटे बच्चे को कहीं दूर भेजने की क्या जरूरत? हमारे समय में तो बच्चे आसपास के सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाया करते थे। सुधीर ने भी अपनी माँ का पक्ष लिया। हाँ, सही कह रही है माँ, कोई जरूरत नहीं बड़े स्कूल में डालने की। सुधा ने अपनी बात पर जोर दिया। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। अगर बच्चे का भविष्य संवारना है तो उसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। बस बस, कोई जरूरत नहीं है यह सब चोचले करने की। बोल तो ऐसे रही हैं जैसे कोई खर्चा नहीं होगा इन सब पर। सासू माँ ने कहा तो सुधा बोली, माँ जी, खर्च की चिंता मत कीजिए, मैं नौकरी कर लूंगी। सुनते ही सुधीर भड़क पड़ा। अच्छा, अब तू नौकरी करने जाएगी? फिर घर का काम कौन करेगा? अरे, इसे तो बस बहाने चाहिए काम से बचने के। यह अच्छा है बहू रानी बाहर घूमे फिरे और सास घर में रोटियां पकाए, लेकिन गोपाल की पढ़ाई, उसका भविष्य।
सुधा ने हिम्मत जुटाकर अपनी बात रखी थी, लेकिन उसकी हर कोशिश को सुधीर ने अपने गुस्से की आग में जला दिया। बस, अब और कोई बहस नहीं होगी, चुपचाप घर पर बैठी रहो, बड़ी आई नौकरी करने वाली। उसकी कड़क आवाज हॉल में गूंजी और पैर पटकते हुए वह बाहर निकल गया। सुधा वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। वह समझ गई थी कि उसकी जिंदगी शायद हमेशा इसी ससुराल की चारदीवारी में कैद रहेगी, जहां उसे मन मारकर बिना अपनी मर्जी के जीना होगा। लेकिन अपने बच्चे के मामले में वो समझौता करना नहीं चाहती थी। इसलिए अगले दिन सब्जी खरीदने के बहाने वो चुपचाप स्कूल चली गई और फॉर्म भर दिया। कुछ दिन बाद सुधा को अपने मायके जाने का मौका मिला। ससुराल से छुट्टी लेकर मायके जाना भी कहाँ किसी जंग जीतने से कम था। बड़ी मुश्किल से 2 दिन मायके जाने की इजाजत मिली थी उसे। माँ बाप से मिलकर उसका मन हल्का हुआ। उनकी गर्मजोशी और प्यार ने उसे कुछ पल के लिए आजादी का एहसास दिलाया। लेकिन असली सुकून तब मिला जब वह अपनी बचपन की सहेली सीमा से मिलने गई। सीमा का मायका सुधा के घर के पास ही था और वह गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। दोनों सहेलियां साथ बैठी और पुरानी यादें ताजा करने लगी। स्कूल के दिन, गलियों में भागना, छुपना छुपाई खेलना, हर बात पर दोनों हंस हंसकर लोटपोट हो रही थी। सुधा का मन हल्का हो रहा था, जैसे वह फिर से वही बेफिक्र लड़की बन गई हो। लेकिन दिल की गहराई में एक एहसास था कि यह आजादी के पल क्षण भंगुर हैं। कैदी को आखिरकार कैद में वापस जाना ही पड़ता है। यह सोचते ही उसका चेहरा उदास हो गया। सीमा ने उसकी उदासी भांप ली। क्या बात है सुधा, तू इतनी चुप चुप क्यों है? सुधा ने हल्की मुस्कान के साथ टालने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने जिद पकड़ ली। बताना, अपनी सहेली से क्या छुपाना? आखिरकार सुधा का मन भर आया। उसने अपनी सारी व्यथा कह डाली और फिर रोते हुए बोली, अगर मैं खुद कमाती तो कम से कम अपने बच्चे का जीवन तो संवार पाती। सीमा मुस्कुराई, तो बाहर क्यों जाना, यही घर में रहकर बच्चों का ट्यूशन पढ़ा। तुझे पढ़ाई का अच्छा अनुभव है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी सब विषयों में अव्वल नंबरों से पास होती थी तू। घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और बच्चे देखभाल भी हो जाएगी। सुधा ने उदास स्वर में जवाब दिया, हाँ बात तो सही है, लेकिन अगर ससुराल वालों ने इस पर भी ऐतराज किया तो? घर वाले तो बात बात में बवाल खड़ा कर देते हैं। सीमा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तू इतना सोचती रही तो कुछ नहीं कर पाएगी सुधा। डर कर जीना छोड़ दे। अपने बच्चे का भविष्य संवारना है तो पहले तुझे खुद को खड़ा करना पड़ेगा। किसी से उम्मीद मत रख। सुधा की आंखों में एक चमक आई, लेकिन अगले ही पल वह बोली, लेकिन अगर सफलता ना मिली तो? मुझे तो कुछ पता नहीं। सीमा ने हंसते हुए कहा, सुधा तो शुरुआत तो कर। सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कोशिश करते हैं। 2 दिन बाद सुधा जब मायके से ससुराल लौटी, उसने हिम्मत जुटाकर एक दिन ममता देवी को बता दिया, माँ जी, मैं अब घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। ममता देवी की भौहें तन गई और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ट्यूशन? ये क्या नया ड्रामा है? उनकी आवाज में तीखापन था, लेकिन सुधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, कुछ घंटे शाम को पढ़ा लूंगी। इससे घर के काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। गोपाल की देखभाल भी वैसे ही होगी जैसे पहले होती थी। ममता देवी आपत्ति जताना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई वाजिब कारण नहीं मिल रहा था, इसलिए चुप रह गई। सुधा चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसके मन में जीत की खुशी थी। उसी समय रेखा अपने मायके में थी। शादी के बाद वो घर के हर मामले में दखल देती थी। एक दिन जब सुधा रसोई में काम कर रही थी, रेखा ने ममता देवी से फुसफुसाते हुए कहा, माँ, आपने भाभी को ट्यूशन पढ़ाने से मना क्यों नहीं किया? अगर उसके हाथ में पैसे आ गए तो अपनी मर्जी से चलेगी, फिर आपकी एक भी नहीं चलेगी। ममता देवी ने चतुराई भरे लहजे में जवाब दिया, अरे मैंने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली हैं। घर का हर काम इससे ही करवाऊंगी। शाम तक तो थक कर चूर हो जाएगी। 1 महीने में ही पैसे कमाने का भूत इसके सिर से उतर जाएगा। ममता देवी ने
अपनी रणनीति बना ली थी। पहले वह सब्जी काटने, कपड़े तह करने जैसे छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, लेकिन अब उन्होंने सारे काम से पल्ला झाड़ लिया। सुधा को सुबह से शाम तक रसोई से लेकर घर की सफाई तक सब कुछ अकेले करना पड़ता था। शाम को 2 घंटे पढ़ाती, फिर से रसोई में जुट जाती। वह इसका कारण भली भांति समझ रही थी। सास उसे इतना थका देना चाहती थी कि वह ट्यूशन छोड़ दे, लेकिन सुधा ने हार नहीं मानी। वो जी जान से जुटी रही। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। बच्चे उससे संतुष्ट थे और उनके माता पिता उसकी पढ़ाने की शैली की तारीफ करते। 1 महीने बाद जब सुधा के पास पहली बार बच्चों को ट्यूशन की फीस आई, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने हिसाब लगाया। यह रकम गोपाल के लिए कपड़े, किताबें और उसकी पढ़ाई के लिए काफी थी। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन ससुराल में शांति कहाँ। रेखा और ममता देवी दिन भर बैठकर सुधा की बुराइयां करती। देखो, अब तो ये ट्यूशन के चक्कर में घर का काम भी ठीक से नहीं करती। रेखा ने एक दिन सुधीर से शिकायत की। ममता देवी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, गोपाल को भी ढंग से नहीं संभालती। सुधीर, जो पहले से ही अपनी माँ और बहन की बातों में आ जाता था, गुस्से से चिल्ला उठा। सुधा, ये क्या तमाशा है? ट्यूशन के चक्कर में घर का काम बिगाड़ रही हो। बंद करो ये सब, वरना अच्छा नहीं होगा। सुधा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। सुधीर, मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। गोपाल की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती। ट्यूशन में अपने खाली समय में देती हूँ। मुझे नहीं लगता अब किसी को इस बात से ऐतराज होना चाहिए। सुधीर ने भौहें चढ़ाई, लेकिन सुधा की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसका जवाब उसके पास नहीं था। वह बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। सुधा के कदम अब डगमगाने वाले नहीं थे। उसे अपने रास्ते पर चलने का जुनून सवार हो गया था। वह जानती थी कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन अपनी मेहनत से कमाए पैसे ने उसे एक नई ताकत दी थी। कुछ दिन बीते। सुधा ने जिस स्कूल में गोपाल के दाखिले के लिए फॉर्म भरा था, उस स्कूल में दाखिले का समय आ चुका था। सुधा ने यही बात सुधीर से कही तो सुधीर की भौहें तन गई। वह कुर्सी पर उछलकर बैठ गया और गुस्से से बोला, बस वही पुरानी रट लगाए रखती हो। मैंने एक बार साफ साफ बता दिया था ना कि महंगे स्कूल में दाखिला नहीं करवाना, घर में और भी खर्चे हैं। सुधा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सुधीर, गोपाल की पढ़ाई का सारा खर्च मैं अपनी कमाई से उठा लूंगी। कभी कम रह गए तो ही आपसे मांगूंगी। बस मुझे आपके साथ की जरूरत है। यह सुनते ही ममता देवी को जैसे सांप सूंघ गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाह, बड़ी आई अपनी कमाई का रोब दिखाने वाली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 2-4 हजार क्या कमा लिए तो जबान निकल आई। अभी तो ये खर्चा उठा लोगी, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा, स्कूल की फीस, किताबें और न जाने क्या क्या, तब क्या करोगी? कहीं जाकर भीख मांगेगी? सुधीर ने भी माँ का साथ देते हुए गुस्से में अपना फरमान सुना दिया। तुम जो मन में आए करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। न मैं गोपाल का दाखिला करवाने जाऊंगा, न एक पैसा खर्च करूंगा। सुनकर सुधा का दिल भले ही टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठी, काम निपटाया और उसने गोपाल को तैयार किया। अपनी ट्यूशन की कमाई से जमा किए पैसे गिने और गोपाल का एडमिशन करवाने स्कूल की ओर चल पड़ी। स्कूल का गेट देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मन में एक विश्वास था। उसने गोपाल का दाखिला करवाया और पहली फीस अपनी कमाई से भरी। जब वह गोपाल को लेकर घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। गोपाल के स्कूल जाने के बाद सुधा के पास दिन में कुछ और खाली समय रहने लगा। वह सुबह उसे स्कूल छोड़ आती, जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई और फिर अपनी क्लासेस पर ध्यान देती। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही थी और उसकी कमाई अब गोपाल की पढ़ाई और उसकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी थी। लेकिन
ससुराल का माहौल वही था। सुधीर को न तो सुधा की मेहनत से कोई फर्क पड़ता था, न ही गोपाल की जरूरतों से। उसकी ज्यादातर कमाई ममता देवी के हाथों में चली जाती, जो अपनी बेटी रेखा और उसके परिवार पर पानी की तरह खर्च करती थी। रेखा अब भी हफ्ते में 2-3 बार मायके आ धमकती और सुधा पर रोब झाड़ने का मौका नहीं छोड़ती थी कुछ भी। धीरे धीरे गोपाल बड़ा हो रहा था। घर का माहौल उसकी समझ में आने लगा था। वह देखता कि उसकी माँ दिन भर काम में डूबी रहती हैं, फिर भी दादी उसे ताने सुनाती हैं। बुआ रेखा जब आती तो माँ को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सबसे ज्यादा गोपाल को यह देखकर दुख होता था कि उसके पापा, जो उसे कभी प्यार से गले नहीं लगाते, दादी और बुआ की बातों में आकर माँ पर गुस्सा करते थे। गोपाल की समझ अब उसकी उम्र से कहीं आगे निकल चुकी थी। वो अक्सर अपनी माँ से कहता, मम्मी, दादी और बुआ आपके बारे में गलत गलत बातें कर रही थी। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। आप ये सब क्यों सहती हो? चलो हम कहीं और चले जाएं, दूर, जहां आपको कोई दुख न दे। सुधा उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराती, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, इन बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर देखेंगे। ये समय बहुत कीमती है। अगर इसे गंवा दिया तो फिर वापस नहीं आएगा। गोपाल अपनी माँ की बात को दिल से समझता था। वह पूरी कोशिश करता कि माँ को उसकी वजह से कोई तकलीफ ना हो। कभी वह रसोई से छोटे मोटे कामों में मदद करता, तो कभी अपने स्कूल का होमवर्क खुद पूरा करता। सुधा भी हर रात 2 घंटे निकाल कर गोपाल को पढ़ाती, ताकि उसका भविष्य चमक सके। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। गोपाल की मेहनत और सुधा की लगन रंग लाई। हर साल वह स्कूल में टॉप करता। गोपाल 10वीं कक्षा में आ चुका था। सुधा ने ट्यूशन से जो थोड़ी बहुत आमदनी शुरू की थी, गोपाल की स्कूल फीस और कुछ छोटी मोटी जरूरतों में ही खत्म होने लगी थी। एक दिन गोपाल स्कूल से आया और बोला, माँ, इस बार साइंस के कुछ एक्स्ट्रा किताबें लेनी होंगी। टीचर ने कहा है कि बिना उनके पढ़ाई अधूरी रह जाएंगी। सुधा चुप हो गई। वो जानती थी पर्स में बस कुछ सिक्के ही बचे थे। शाम को बहुत सोचकर उसने सुधीर से कहा, गोपाल को किताबें लेनी है, अगर कुछ पैसे दे देते तो। सुधीर ने कड़क आवाज में कहा, क्यों? जब कमाने लगी थी तो कहा था ना सब खुद कर लेगी। अब क्यों आई मेरे पास? मैंने तो पहले दिन ही तुम्हें कह दिया था कि मुझसे एक पैसे की भी उम्मीद मत करना। अब मांगो भीख बाहर जाकर। मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है इन फालतू के खर्चों के लिए। गोपाल दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। माँ के पास आया और हल्की मुस्कान से बोला, कोई बात नहीं माँ, मैं मैनेज कर लूंगा। सुधा कुछ नहीं बोली। अगले दिन जब गोपाल स्कूल से लौटा तो सुधा ने उसके हाथों में किताबें खरीदने के लिए पैसे रख दिए। गोपाल ने चौंक कर देखा। माँ, लेकिन कल आपने तो कहा था। तभी उसकी नजर माँ की गर्दन पर पड़ी। गोल्ड की पतली चेन जो माँ हमेशा पहनती थी, अब वहां नहीं थी। उसकी आंखें डबडबा गई। माँ, आपने चेन बेच दी? मैंने मना किया था ना। सुधा ने सिर हिलाते हुए कहा, चेन दोबारा बन जाएगी बेटा, लेकिन ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ा होगा, मेरे सारे त्याग सफल हो जाएंगे। गोपाल को यह देखकर दुख होता था कि उसकी माँ दिन भर काम में लगी रहती है, फिर भी घुट घुट कर गुजारा करना पड़ता है। एक दिन गोपाल ने आकर कहा, माँ, आप ऑनलाइन कोचिंग क्यों नहीं देती? क्या? ऑनलाइन कोचिंग? हाँ माँ, आप यहीं बैठे बैठे मोबाइल से देश विदेश में कहीं भी रहने वाले बच्चों को पढ़ा सकती हैं। आजकल ऐसे ढेरों प्लेटफॉर्म हैं जो टीचर्स को स्टूडेंट से जोड़ते हैं। बस रजिस्टर करो और वो ट्यूशन लेने के इच्छुक बच्चों को आपसे कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा कमीशन लेते हैं बस, और उसमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कहते हुए गोपाल ने सुधा का ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। फिर सुधा के फोन पर बच्चों के माता पिता की पूछताछ के कॉल आने शुरू हो गए थे।
जल्द ही बहुत से बच्चों ने उससे ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। अब सुधा सब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती थी और अच्छा कमाने लगी थी, लेकिन रात को थोड़ा समय निकालकर गोपाल की पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी। फिर आया गोपाल का 10वीं का परिणाम। 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया तो सुधा ने उसे अपने गले से लगा लिया। अखबार में गोपाल की तस्वीर और नाम देखकर वह बार बार उसकी बलाएं ले रही थी, लेकिन सुधीर जो कभी गोपाल की पढ़ाई के लिए एक पैसा नहीं देता था, अब रिश्तेदारों के बीच फख्र से कहता, गोपाल ने तस्वीर में टॉप किया है। मैं जानता था मेरा बेटा बहुत लायक है, इसलिए तो उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया था। ममता देवी भी अपने बेटे के गुणगान में पीछे नहीं रहती। मेरे सुधीर ने कभी कमी नहीं आने दी गोपाल की पढ़ाई में। गोपाल ये सब सुनता तो उसका खून खौल उठता। वह जानता था कि उसकी माँ ने अपनी ट्यूशन की कमाई से उसकी स्कूल की फीस भरी थी। जब भी सुधा ने सुधीर से कुछ मांगा, उसे तिरस्कार ही मिला, लेकिन गोपाल ने चुप रहना चुना। वह जानता था कि जवाब देने का सही वक्त अभी नहीं आया। गोपाल अब किशोरावस्था पार कर चुका था। लंबा चौड़ा शांत और गहरी आंखों वाला लड़का, जिसने उम्र से पहले समझदारी ओढ़ ली थी। जब उसके हम उम्र दोस्त फिल्मों की बातें करते तो गोपाल किताबों में खोया रहता। माँ के संघर्ष को देख देख कर उसमें एक जिद पल चुकी थी, कुछ बनकर दिखाने की। गोपाल ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पूरी की। उसका सपना था सिविल सर्विसेज में जाना। उसने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक पल के लिए उसका मन डोल गया। वो बुरी तरह से निराश हो गया था। सुधा ने उसे कसकर गले लगाया। हार से डरो मत बेटा, ये तो बस रुकावटें हैं। मेरा बेटा है तू, रुकेगा नहीं। गोपाल ने फिर तैयारी शुरू की। इस बार दिन रात एक कर दिया। मोबाइल चलाता तो सिर्फ पढ़ाई के लिए। दोस्तों से दूर हो गया। बाहर की दुनिया से कटकर बस एक ही लक्ष्य उसने दिमाग में बिठा लिया था। और फिर वो दिन भी आया। गोपाल का नाम यूपीएससी टॉपर की लिस्ट में छप गया। पल भर को जैसे सुधा की सांसें थम गई। एकाएक आंखें बंद की और हाथ जोड़कर मन ही मन बोली, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुधीर ने फौरन सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला, हमारे परिवार का गौरव, मेरा बेटा गोपाल आईएएस अफसर बनकर मेरा नाम रोशन करेगा। रिश्तेदारों के फोन थमने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो घर पर बधाई देने खुद चले आए। सुधीर एक कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे किसी पद्मश्री पुरस्कार का विजेता हो। मैंने ही तो उसकी नींव रखी थी। छोटा सा था तब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। दिन भर अपनी नौकरी में खपता था, लेकिन मजाल है बेटे की पढ़ाई में कोई कमी आने दी हो। उसी की बदौलत आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। ये वाक्य उसके मुंह से हर 2 मिनट में निकलता। ममता देवी भी अपनी आंखों को भिगोने का अभिनय कर रही थी। हमारे घर का नाम रोशन किया है इसने, लेकिन कोई देखे तो सही इसके पिता का त्याग, कितना खर्च किया इस लड़के की पढ़ाई पर, सारा जीवन झोंक दिया बेटे के लिए। सामने खड़ा गोपाल चुपचाप सब सुन रहा था। उसके भीतर क्रोध की अग्नि सुलग रही थी और अंततः वो गुस्से से फट पड़ा। बस करिए पापा। घर में सन्नाटा छा गया। मेरे लिए आपने क्या किया है? मेरी स्कूल की फीस से लेकर किताबों तक सब मम्मी ने अपनी कमाई से किया। आपने तो कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरी किताबें, मेरी छोटी छोटी जरूरतें सब माँ ने अपने खून पसीने की कमाई से पूरी की। आपको तो यह तक भी नहीं पता था कि मेरी परीक्षा कब है। आप खुद को मेरे पिता कहते हो, कभी आज तक मुझे प्यार से गले भी लगाया। और एक मेरी माँ है जिसने मुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दी। फिर भी दादी बुआ ने माँ को हमेशा अपमानित किया। आप तब भी खामोश रहे। सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। गोपाल अपनी माँ की ओर मुड़ा। माँ, ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने मुझे एक काबिल इंसान बनाया, हर मुसीबत, हर परेशानी में साथ दिया। आप नहीं होती तो मैं कुछ नहीं होता। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। सुधीर ने तमतमाते हुए कहा,
वाह, मेरे ही टुकड़ों पर पलकर आज मुझे ही उल्टा सुना रहा है। ममता देवी भी गरज उठी। सब इसकी माँ की ही सिखाई है। दिन रात हमारे खिलाफ इसे भड़काती रही। यह तो एक दिन होना ही था। गोपाल का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। उसने हाथ उठाकर सख्त स्वर में कहा, बस, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं। आप सबने उनकी जिंदगी नरक बना दी है, लेकिन मेरी माँ ने आज तक एक शब्द नहीं निकाला अपनी जुबान से। बस, अब और नहीं। वह सुधा की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में प्यार और दृढ़ता थी। मम्मी, आपने बहुत सह लिया। अब मैं आपको इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मेरे साथ चलो। ममता देवी अपने चीर परिचित तंज भरे अंदाज में बोली। हाँ हाँ, ले जा अपनी माँ को, हमें कोई जरूरत नहीं इसकी। सुधीर भी चेहरे पर गुस्सा लिए सुधा की ओर ताक रहा था। उसे लगा था कि सुधा अभी अपने बेटे की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, लेकिन सुधा, जो 27 साल तक इस घर की जंजीरों में जकड़ी रही थी, अब थक चुकी थी। तिरस्कार भरा जीवन, ताने और अपमान, सब कुछ उसे खोखला कर चुका था। उसने आत्मविश्वास से भरी नजरों से घर के हर चेहरे को देखा, फिर गोपाल की ओर देखते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। यह सुनकर सुधीर के शरीर में जैसे बिजली सी कौंध गई। वह हैरान था। क्या यह वही सुधा थी जो सालों से उसके रोब तले दबती आ रही थी, जो चुपचाप सब सुनती थी, कभी जवाब नहीं देती थी? सुधा ने अपना बैग पैक किया। गोपाल ने उसका हाथ थामा और दोनों घर की चौखट पार करने लगे। उस पल सुधा का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौखट पार करते ही उसे लगा जैसे वह 27 साल की कैद से आजाद हो गई हो। लेकिन अब सुधीर को अपना घर खाली खाली सा लगने लगा था। अपने कमरे में अकेला बैठा वह आंसू बहा रहा था। ममता देवी, जो अपने जीवन के 80 बसंत देख चुकी थी, घर का काम करने में असमर्थ थी। उनकी बेटी रेखा, जो पिछले कुछ दिनों से मायके में थी, ने बुझे मन से रात का खाना बनाया, लेकिन साथ ही तुनक्कर बोल उठी, अगर मुझे खाना बनाना ही है तो अपने ससुराल में रहकर क्यों नहीं? मैं कल सुबह वापस अपने ससुराल चली जाऊंगी। ममता देवी को पहली बार एहसास हुआ कि सुधा सिर्फ बहू नहीं थी, वो उस घर की रीढ़ थी जिसे उन्होंने खुद तोड़ डाला था। उनके खुद के स्वभाव के कारण, और उनका पूरा घर उजड़ चुका था। अपनी बहू के जीवन में कांटे बिछाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तब जाकर उन्हें समझ में आया था कि वो कांटे असल में वो अपने बुढ़ापे के लिए बो रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।